में बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ लेंगे। जैसे ये है, इफ एन एक्सपेरिमेंट ए कैन बी डन n ways, another experiment done m ways, both a and b done mn ways, exactly a और b can be done m plus n। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन रूल और ये हो गया एडिशन रूल। मतलब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि भाई a कैन बी डन इन n ways और b कैन बी डन इज m ways, तो अगर मैं आपसे कहूँ बोथ a एंड b डन, तो उसके टोटल वेज हो जाएंगे mn वेज। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। मतलब मल्टीप्लिकेशन बोथ ए, पहले हम ए करेंगे, हर एक ए के लिए बी होगा। तो मान लो जैसे ए में पहला वे हुआ तो उसके लिए बी कितने तरीके से हो सकता है, एम तरीके से। दूसरा वे हुआ तो बी कितने तरीके से हो सकता है, एम। ऐसे करते करते जो nth वे होगा उसके लिए भी क्या होगा, एम तरीके से। सबको जब आप ऐड करोगे तो टोटल m इंटू एन आ जाएगा। अरे हाँ है ना। और अगर मैं कहूँ कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी डन हो, तो वो होगा m प्लस n बेस से। इसे हम कहते हैं एडिशन रूल। मतलब ए या बी में से कोई भी एक इवेंट हो जाए तो ए हो सकता है n तरीके से, बी हो सकता है m तरीके से। दोनों में से कोई भी एक अगर होगा एग्जैक्टली एक, तो ये इसके m वे से ये हो सकता है, इसके n वे से ये हो सकता है, तो टोटल वेज कितने हो गए, m प्लस n। समझ में आया। तो जब एग्जैक्टली वन ऑफ की बात चल रही हो तो आप एडिशन लगाएंगे, जब दोनों की बात चल रही हो तो आप क्या लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो काउंटिंग करते वक्त या तो आप नंबर ऑफ वेज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या नंबर ऑफ वेज आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। अब वैसे अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमें कहाँ से क्या एडिशन लगाना है और कहाँ से क्या मल्टीप्लिकेशन लगाना है। जैसे ये देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है a room has 5 doors, 3 on LHS and 2 on RHS। ठीक है। In number of ways a person is standing inside a room can, मतलब एक पर्सन रूम के अंदर है, समझ गए कि नहीं। और उसको पहला क्वेश्चन क्या है, बोलो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, गो आउट, तो उसको बाहर आना है। तो बाहर कितनी तरीके से आ सकता है, सोचो भाई। LHS के या तो 3, RHS के या तो 2, तो टोटल वेज कितने हो गए, या तो LHS से बाहर आ जाए या RHS से। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 3 + 2, क्या 5 वेज हो गए। अरे हाँ या ना। यस सर। अच्छा, फिर कह रहा है गोज आउट एंड कम इन, मतलब पहले उसको बाहर आना है और फिर उसको अंदर आना है। ठीक है। तो बाहर आने के लिए वो कितने वेज ले सकता है, 5। और फिर बाहर आ गया और इसके बाद अंदर जाना चाह रहा है तो भी कितने वे ले सकता है, 5। तो टोटल वेज कितने हो गए, 25 वेज। ये मल्टीप्लीकेशन समझ में आया, क्योंकि अंदर आने के लिए इन 5 में से पांचों वेज यूज कर सकता है, और बाहर जाने मतलब बाहर आने के लिए भी पांचों वेज यूज कर सकता है, फिर अंदर आने के लिए भी ये पांचों यूज कर सकता है। तो मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, गोज आउट एंड कम इन फ्रॉम अ डिफरेंट गेट, मतलब जिस जिस गेट को यूज करके वो बाहर आएगा उस गेट को यूज करते हुए वो अंदर नहीं जाएगा। समझ रहे हो। तो इसका मतलब बाहर आने के लिए उसको कितने गेट मिलेंगे, 5। और अंदर जाने के लिए हर एक गेट के लिए कितने गेट मिलेंगे, 4। अब नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 5 × 4 दैट इज 20 वेज। अब आओ, गोज आउट एंड कम इन अ डिफरेंट साइड। समझ गए। अब क्या होगा, मान लो वो इस साइड से बाहर आता है, तो यानी इन 3 में से कोई भी एक साइड यूज करता है बाहर आने के लिए, तो अंदर किससे आएगा, इन दोनों में से किसी साइड से। नहीं आया समझ में। यस सर। और अगर वो इन साइड से बाहर आता है तो अंदर किससे आएगा, लेफ्ट वाले से। इनमें से किसी साइड से। तो टोटल वेज कितने हो गए, 3 × 2 + 2 × 3 दैट इज 12 वेज। क्या लास्ट वाला समझ में आया सबको। यस सर। यस सर। मतलब अगर वो लेफ्ट से बाहर आता है तो राइट से इन जाएगा, 3 × 2,
अगर वो राइट से बाहर आता है तो लेफ्ट से अंदर जाएगा, दैट इज 2 into 3। टोटल वेज कितने हो गए 12। क्या है क्वेश्चन, हम सभी को समझ में आया? हाँ या ना जवाब देना भाई। कब Yes, sir. एडिशन सर थर्ड लगाया? वाले में सर 4 नहीं समझ में आया। क्या सर थर्ड थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है 4। गोज आउट एंड कम इन फ्रॉम अ डिफरेंट गेट। मान लो बाहर आने के लिए उसके पास कितने गेट है? 5। मान लो वो इस गेट से बाहर आया तो अंदर जाने के लिए ये गेट यूज होगा नहीं, तो कितने गेट बचेंगे? बोलो ठीक है भाई, सर। 4 ही तो बचेंगे। 4, यस सर। 5 into 4 टोटल 20 वेज होगा। क्लियर हुआ? ये मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। क्या है पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया? आया ना? यस सर। Good. अब ये सेकंड वाले का आंसर आपको पूरा सॉल्व करके बताना है। सारे आंसर चाहिए, आराम से कैलकुलेशन करिए। यू हैव 2 मिनट्स। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का यूज है, आपको सारे आंसर बताने हैं। समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? आराम से सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का ही रोल है, आपको काउंट करके पूरी चीजें बतानी है। सर पहले का 10 है, सेकंड का 51 है और थर्ड का 68 है। फर्स्ट का आंसर बताना है 10 है। यस देखो भाई, सर। भाई आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, तो मुंबई से दिल्ली जाने के लिए या तो ये 3 रूट या 2 रूट या 5 रूट। तो आंसर इज 3 + 2 + 5 दैट इज 10 वेज ना। अच्छा, अगर आपको दिल्ली से एनवाई जाना है, यानी दिल्ली से एनवाई जाना है, तो डायरेक्ट 9 वेज ले सकते हैं आप। या तो ये 6 और ये 7, तो 6 into 7 + 9। अरे हाँ या ना, डायरेक्ट 9 वेज हैं, और या तो 6 into 7, तो आंसर इज 51। वेरी गुड। थर्ड वाले का आंसर, अगर आपको मुंबई से लंदन जाना है, यहाँ से यहाँ आना है, तो डायरेक्ट 8 वेज हो सकते हैं। अरे हाँ है ना। इनडायरेक्ट, पहले आप यहाँ से यहाँ हो गए तो 10 वेज और इंटू 6 वेज। तो आंसर क्या हो गया? डायरेक्ट के 8 वेज हो गए, या फिर 10 into 6, तो ये होगा 60। लास्ट वाले का आंसर बताओ। अब आपको मुंबई से एनवाई जाना है, 576। $76। हाँ भाई, आंसर इज 576। सर। सही है। सबसे पहले आपने क्या किया? डायरेक्ट 10 वेज हो गए,
फिर 10 into 6 into 7. अगर आप यहाँ से यहाँ गए तो कितने हो गए 10। बोलो भाई। Yes, sir. 10 के बाद आप डायरेक्ट जा सकते हैं 9 वेज लेके। ये एक तो रास्ता हो गया 10 into 9। फिर इन 10 के साथ आप जा सकते हैं ये, तो 10 into कितना 15 या 6 into 7। अरे Sir, बोलो, 10 into 6 into 7. यानी कि ये हो गया। और 8 into 7. 8 into 7. इसके बाद 8 वेज ये ले सकते हैं और 7 वेज ये ले सकते हैं। 8 into 7 आंसर इज 576। क्या है, हमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताएगा। डन हो गया भाई, हाँ या ना? Sir. चलिए, तो एक्सरसाइज के बचे हुए बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। डन है, हाँ या ना? Yes. चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की बात हो गई, डन। अब हम इसके बाद बात करने जा रहे हैं परमुटेशन ऑफ अरेंजमेंट। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये एक चीज और समझ लेते हैं, और इसके बाद आगे बात करते हैं। जैसे आपको कहाँ परमुटेशन लगाना पड़ेगा, कहाँ को। मैं तो वैसे परमुटेशन पढ़ता ही नहीं हूँ, सीधा कॉम्बिनेशन से ही परमुटेशन को अरेंज कर लेते हैं, समझ रहे हो? तो परमुटेशन जब आप चीजें अरेंज करते हैं या ऑर्डर चीजों का इंपॉर्टेंट होता है तब आप परमुटेशन लगाते हैं। जब आप सिर्फ सिलेक्शन करते हैं या ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती है तब आप कॉम्बिनेशन लगाते हैं। ये है खेल। मतलब परमुटेशन तब आप लगाते हैं जब अरेंजमेंट होता है, और अरेंजमेंट में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होती है। मतलब जहां क्वेश्चन में लिखा हो अरेंज द थिंग्स, वहां आपको परमुटेशन सोचना है। जहां आपको सिलेक्शन ऑफ थिंग करना है वहां पे आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है। बस ये अंतर है, समझ गए कि नहीं? बाकी अभी हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो चीजें हम समझ लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। डन है, बोलो भाई। Yes, sir. चलिए, इस बात का इतना इम्पोर्टेंस था नहीं, समझ गए होंगे क्या करना है क्या नहीं। अब बात आती है, ये तो बात हो गई परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। अब कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है, जैसे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ रो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं n फैक्टोरियल। मतलब अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और आपको उनको एक रो में अरेंज करना है तो टोटल वेज होते हैं n फैक्टोरियल। इसी को npn भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, npn। मतलब बुक में ये रिजल्ट npn भी लिखा होगा, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, दैट इज परमुटेशन। समझ गए? इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस n फैक्टोरियल। तो वो भी आ जाएगा। अब ये कैसे हुआ, जैसे मान लो n प्लेसेस हैं, उसमें आपको n ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं, तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए n ऑप्शन। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा तो दूसरे प्लेस को फिल करने के लिए n-1, तीसरे को n-2, ऐसे करते करते जो लास्ट वाला nth प्लेस होगा उसको फिल करने के लिए एक ऑप्शन होगा। सबको आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक प्लेस से दूसरा प्लेस अटैच है। तो टोटल ऑप्शंस कितने आ जाएंगे, n-1, n-2 से n, दैट इज n तक। बट अगर यही ऑब्जेक्ट एक तरीके के हों और फिर आप उनको अरेंज करो, तो किसी भी प्लेस को फिल करने के जब सारे ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं तो एक ही तरीका होगा, तो 1 into 1 into 1 अप टू n टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 1। तो क्या ये दोनों रूल अपने को समझ में आए, बोलो भाई। अरे हाँ या ना? यानी अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आपको अरेंज करने हो तो टोटल वेज होते हैं n फैक्टोरियल, और अगर n सेम ऑब्जेक्ट आपको अरेंज करने हो तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाते हैं सेम टाइप के, मतलब अलाइक ऑब्जेक्ट हो तो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं 1। क्या ये बात अपने को समझ में आ रही, हाँ या ना, बोलो भाई। Yes, sir. और NPR का जो मतलब होता है वो होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो घबराने की जरूरत नहीं है, NPR का ये मतलब होता है, ठीक है। एंड डिस्टिंक्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो। अगर सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं तो उनको अरेंज करना n प्लेस पे, मतलब अरेंज करना n फैक्टोरियल। और अगर सारे ऑब्जेक्ट अलाइक हो तो उनको अरेंज करने का एक ही तरीका होता है। कितने लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई भाई? नोट हो गया? देख लीजिए भाई, नोट कर लिया? Yes. आगे बढ़े। अगला Yes, sir. अरेंजमेंट, अगला अरेंजमेंट पे आ सकते हैं आप। अगर आपके पास
n ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से p ऑब्जेक्ट एक तरीके के हैं, q ऑब्जेक्ट एक तरीके के हैं और बाकी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं, तो उनको अरेंज करने का तरीका होता है n फैक्टोरियल अपॉन p जो एक ऑब्जेक्ट एक तरीके के हैं बाई q ऑब्जेक्ट जो एक तरीके के हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. मतलब अगर n ऑब्जेक्ट आपको अरेंज करने हैं उसमें p और q ऑब्जेक्ट एक तरीके के हैं, तो उनको अरेंज करने का तरीका होता है टोटल नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग इन द रो n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल। n ऑब्जेक्ट एक तरीके के हैं, n ऑब्जेक्ट आपको अरेंज करने हैं, उसमें से p ऑब्जेक्ट एक तरीके के हैं, q ऑब्जेक्ट एक तरीके के हैं और बाकी बचे हुए ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं, तो उनको अरेंज करने का तरीका जो ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे टोटल n फैक्टोरियल। उसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है, इसका लॉजिक जो है बहुत सिंपल सा है, क्योंकि भाई आपको n ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं और उसमें से p ऑब्जेक्ट जो है वो एक तरीके के हैं, तो सबसे पहले क्या करो, n में से p प्लेस सेलेक्ट करो और उसमें से सेम टाइप के p ऑब्जेक्ट अरेंज कर लो। अब आपके पास बचे n माइनस p प्लेस, उसमें से q प्लेस सेलेक्ट करो और उनमें से q सेम ऑब्जेक्ट अरेंज कर दो। अब आपके पास कितने ऑब्जेक्ट बचे, n माइनस p माइनस q, और वो सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो उनको अरेंज करने का तरीका हो गया n माइनस p माइनस q। अब जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल इंटू n माइनस p फैक्टोरियल, n माइनस p फैक्टोरियल अपॉन कितना q फैक्टोरियल इंटू n माइनस p माइनस q फैक्टोरियल और इंटू n माइनस p माइनस q फैक्टोरियल। तो फाइनली क्या बचेगा, n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। तो अब आप बार बार ये काम नहीं करेंगे, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं और आपको p और q ऑब्जेक्ट एक तरीके के दिए हैं, तो उनको अरेंज करने का तरीका एक रो में होता है n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। क्या ये बात आपको समझ में आई? अरे हाँ या ना? Yes, sir. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। नहीं, लिख लिया था ना सबने भाई, ये लिख Yes, लिया sir. था ना, ये लिख लिया भाई सबने, हाँ या ना? Yes, बोलो भाई। sir. अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और आपको उनको r प्लेसेस पे अरेंज करना है, आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, सॉरी, आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और आपको उसको r प्लेस पे अरेंज करना है, तो सबसे पहला भाई r ही प्लेस है, पहले प्लेस को फिल करने के n तरीके, दूसरे को फिल करने के n-1, तीसरे को n-2, लास्ट वाले rth प्लेस को फिल करने के n-r+1 वेस। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n भाई ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई कर ले, n-r फैक्टोरियल से, ये क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल और ये n-r, यही क्या होता है npr। NPR. या इसी को हम ऐसे बोले n में से पहले r प्लेस सेलेक्ट कर लें, या n भाई n ऑब्जेक्ट को r प्लेस पे अरेंज करना है, तो पहले n में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो और उनको r प्लेसेस पे अरेंज कर दो इनटू r फैक्टोरियल। तो भी तो सेम बात हो गई, नहीं समझ में आया? Yes, sir. तो अगर n ऑब्जेक्ट को r प्लेस पे अरेंज करना है तो उसको अरेंज करने का तरीका होता है npr। तो अरेंज करने का तरीका क्या होता है भाई, npr, या इसी को हम बोलते हैं ncr इंटू, इसी को हम क्या बोलते हैं ncr इंटू r फैक्टोरियल। इसका मतलब हम एक चीज और समझ गए कि npr का ही मतलब होता है ncr इंटू r फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। एक ये रिजल्ट भी है, दैट इज रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। समझ में आया? यानी कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं आपके पास और उनको r प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो उनको अरेंज करने का तरीका होता है npr या ncr इंटू r फैक्टोरियल। दोनों में से आपको जो समझ में आया वो दिमाग में रख सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आया?
यानी पहले आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो जिनको अरेंज करना है, फिर आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हुआ, हाँ या ना बोलो? नोट हो गया? Yes, sir. चलिए, इसके बाद अगला आता है, अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और आपको उनको एक रो में अरेंज करना है और रिपीटिशन अलाउड है। भाई इससे पहले क्या था, रिपीटिशन नहीं हो रहा था, अब रिपीटिशन अलाउड है। तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन होंगे आपके पास? n। N. अब रिपीट कर सकते हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ भी आ सकता है, तो दूसरे प्लेस को फिल करने के n, N. तीसरे प्लेस को फिल करने के n, तो टोटल आंसर कितना हो गया? n टू द पावर। अरे हाँ या ना? क्या ये बात अपने को समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलते जाओ भाई। Yes, sir. यानी n टू द पावर n। क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ रो such that repetition of object is allowed. Answer is n to the power n. अरे हाँ या ना? हो गया? अच्छा, यहीं पे अगर क्वेश्चन ये हो जाता, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट arrange in r places in a row such that repetition allowed, तब आंसर क्या होता? बोलो भाई। N की पावर R. तब टोटल वेज कितने हो जाते? हर प्लेस को फिल करने के n ऑप्शन होते, n टू दी पावर r हो जाता कि नहीं? n इंटू n अप टू कितने टाइम्स? R time. ये बात कितने लोगों को समझ आ रही है? भाई अगर n ऑब्जेक्ट को n प्लेस पे अरेंज करना था तो टोटल वेज कितने थे? n टू दी पावर n। अगर उनको r प्लेस पे अरेंज करना होता तो टोटल वेज कितने हो जाते? n टू दी पावर r। देख लीजिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। देख लो भाई, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। बोलो भाई। हो गया भाई? और कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। हो गया? समझ गए कि नहीं? Yes, sir. अगला अरेंजमेंट ये हो सकता है कि अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को एक रो में अरेंज करना हो, व्हेन p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। मतलब n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उनको एक रो में n प्लेसेस पे अरेंज करना है, बट p ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा एक साथ ही रहेंगे। तो इसका मतलब एक ब्रैकेट p ऑब्जेक्ट का हो गया जो एक साथ रखना है, तो बाकी बचे हुए n माइनस p ऑब्जेक्ट तो आप अरेंज करेंगे। तो एक ये बंडल p ऑब्जेक्ट का अरेंज होगा और बाकी ये n माइनस पी, तो टोटल ऑब्जेक्ट आ जाएंगे जो अरेंज होने हैं n माइनस पी प्लस वन ऑब्जेक्ट। उनको अरेंज करने का तरीका n माइनस पी प्लस वन फैक्टोरियल। अच्छा, ये p ऑब्जेक्ट आपस में अरेंज हो सकते हैं क्योंकि ये साथ रहने, बट इनका आपस का अरेंजमेंट तो हो सकता है, तो इंटू p फैक्टोरियल। क्या ये बात अपने को समझ में आई? देख लो भाई, क्या ये बात अपने को समझ आ रही है? हाँ या ना बोलो। समझ में आया? तो इस केस में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ रो व्हेन p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स टुगेदर। मेरी बात समझ में आ रही? तो जो n माइनस पी प्लस वन इंटू पी फैक्टर, मतलब जो p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट साथ आने उनको एक साथ बाइंड अप कर दो। इसे हम टाइड थ्योरी भी बोलते हैं, रोप टाइड थ्योरी भी बोलते हैं। इन ऑब्जेक्ट को टाइट करके एक बॉक्स में बंद कर दो। अब ये एक बॉक्स और ये डिस्टिंक्ट n माइनस पी ऑब्जेक्ट, तो टोटल ऑब्जेक्ट हो गए n माइनस पी प्लस वन। इनको रो में अरेंज करने का तरीका n माइनस पी प्लस वन फैक्टोरियल। अच्छा, ये p बॉक्स आपस में अरेंज हो सकता है तो इंटू पी फैक्टोरियल। क्या ये बात अपने को समझ में आ रही है?
Yes, sir. वेट नोट करिए, देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। क्लियर हुआ भाई? नोट करो, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। नोट हो गया? अरे बोलो भाई। Yes, sir. Okay. चलो, इसके बाद इसे हम टाइट रोप टाइट थ्योरी बोलते हैं। अब आओ, कह रहा है n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ रो व्हेन p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेवर कम्स टुगेदर। मतलब अब ये p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कभी साथ आए ना, तो टोटल अरेंजमेंट में से साथ आने वाले अरेंजमेंट माइनस कर दो, तो इसका मतलब बचे हुए अरेंजमेंट वो होंगे जिसमें ये ऑब्जेक्ट कभी साथ नहीं आ रहे होंगे। समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. मतलब टोटल में से हमने वो माइनस कर दिया जिसमें ये p ऑब्जेक्ट क्या थे, साथ में आ रहे थे। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है? टोटल में से हमने वो केस माइनस कर दिया जिसमें ये सारे ऑब्जेक्ट साथ आ रहे थे। क्लियर है केस? कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। व्हेन p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेवर कम्स टुगेदर, ये वाला केस हमने माइनस कर। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। तो क्या ये परमुटेशन के सारे केस सबको समझ में आ गए, हाँ या ना? बोलो भाई। क्या ये टाइट थ्योरी और ये पूरे केस सबको समझ में आ गए? बोलो भाई। हो गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मान लो एक केस ऐसा हो कि m डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट of type 1 and n distinct object of type 2। एक टाइप 1 टाइप के डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, एक टाइप 2 के ऑब्जेक्ट है ना? देन नंबर ऑफ वेज in which no to n type no to type 2 object comes together मेरी बात समझ आ रही? मतलब जो टाइप 2 ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो टाइप 2 ऑब्जेक्ट कभी साथ ना आए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, m जो है वो n से बड़ा या उसके बराबर होगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल होगा ही। तो क्या करोगे भाई? आपको ये करना है कि कोई भी जो ये n टाइप के टाइप 2 ऑब्जेक्ट है उनमें कभी भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट साथ ना आए। तो इनका मतलब इनके दो ऑब्जेक्ट के बीच में कम से कम एक m टाइप का ऑब्जेक्ट हो, यही तो कहना है। अरे हाँ या ना? बोलो भाई। Yes, sir. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। तो सबसे पहले क्या करोगे? इन n टाइप के ऑब्जेक्ट को अरेंज कर दोगे। अरेंज हो गए ये ऑब्जेक्ट, अरे हाँ या ना? फिर टोटल अरेंज करने के बाद n टाइप के ऑब्जेक्ट अरेंज कर दिए, इसके बाद इनके गैप में क्या रखोगे? या पहले सॉरी, टोटल ये m टाइप के ऑब्जेक्ट अरेंज कर दोगे। नहीं समझ में आया? अरे बोलो। और फिर
गैप काउंट करोगे तो टोटल गैप कितने हो जाएंगे? m+1 गैप। उस m+1 गैप में क्या अरेंज कर दोगे? n टाइप के ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टोटल वेज यही तो आ जाएंगे। अरे हाँ या ना? क्या ये बात अपने को समझ में आ रही? हाँ या ना बोलो भाई। यस सर। ये कैसे किया मैंने, समझ में आया? देख Yes, लो, sir. कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। यानी आंसर क्या हुआ? m फैक्टोरियल m+1 फैक्टोरियल बाई m+1 माइनस n फैक्टोरियल। ये दिखा कैसे लिखा मैंने, बोलो। अरे हाँ या ना? सबसे पहले m जो ऑब्जेक्ट टाइप 1 थे उनको अरेंज किया, फिर उसके गैप में n ऑब्जेक्ट रख दिए, तो टोटल m+1 गैप बने, उसमें n ऑब्जेक्ट रख दिया और उनको अरेंज कर दिया आपस में। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, m n से बड़ा होना ही चाहिए। मान लो आपने m ऑब्जेक्ट अरेंज किया, अगर n ज्यादा होगा तो बीच के गैप में अगर n रखोगे भी तो n तो कभी ना कभी साथ आ ही जाएंगे ना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. बोलो भाई। ये बात क्लियर हो रही है? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो। बोलिए भाई, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बता दो। हो गया भाई? Yes, sir. लिख लिया सबने? बोलिए भाई। यस सर। आगे बढ़े। लास्ट वाली चीज समझ में आ गई भाई सबको? कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। इसे हम कहते हैं गैप सर थ्योरी। हाँ पूछो। सर m+1 गैप्स कैसे होंगे? अगर आप 3 ऑब्जेक्ट रखोगे तो कितने गैप बनेंगे? रखो 3 ऑब्जेक्ट, गैप काउंट करो। कितने गैप दिख रहे हैं? कितने हुए बेटा? ओके सर, समझिए। तो अगर n ऑब्जेक्ट अरेंज करोगे तो कितने गैप बनेंगे? n+1 गैप, उसमें यस n ऑब्जेक्ट अरेंज करेंगे। हो गया? यस सर, हो गया। ये सारी चीजें समझ में आ गई? हाँ या ना बोलो भाई। बोलो। चलिए, ये हो गया टोटल अरेंजमेंट की थ्योरी। अब इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यही लो, आपको अभी इसमें सारे केस सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए पहला क्वेश्चन तो यही ले लेते हैं। क्या कह रहा है? 9 चेयर्स हैं आपके पास, 5 गर्ल्स और
4 बॉयज हैं, ओके डन। 9 चेयर है तो सबको सिट कराना। नंबर ऑफ वेज ऑल बॉयज सिट टुगेदर, सारे बॉयज एक साथ बैठने चाहिए, तो क्या करोगे? सारे बॉयज टाइड अप कर दोगे? अरे हाँ या ना? तो भाई Yes, sir. कल कितने ऑब्जेक्ट बन जाएंगे? 5 + 1 6, 6. उनको अरेंज कर दोगे, फिर बॉयज को भी, बचे हुए बॉयज को अरेंज कर दोगे, तो क्या आंसर 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा? पहला हाँ या ना जवाब दो। अरे हाँ या ना? Yes. गुड। सेकंड वाला सोचो, गर्ल्स एंड बॉयज सिट अल्टरनेट, मतलब एक गर्ल हो फिर एक बॉय हो, एक गर्ल हो फिर एक बॉय हो, तो क्या करोगे? बोलो भाई। सबसे पहले गर्ल्स को अरेंज कर लोगे? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. गर्ल्स अरेंज हो गई कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल। 5 factorial. ओके, फिर उनमें गैप कितने बन जाएंगे? 6 factorial. 6. 5 + 1 तो 6. अगर गर्ल्स ये हो गई और गैप में बॉयज अरेंज करो, तो क्या गर्ल्स बॉयज हमेशा एक साथ होंगे? अरे हाँ या ना? नहीं Yes, हुए sir. ना? अरे कैसे हुए? यहाँ पे 2 गर्ल्स एक साथ नहीं आ गई? अरे बोलोगे तो ऐसे नहीं, सबसे पहले बॉयज अरेंज करोगे। अब जब आप 4 बॉयज अरेंज करोगे तो टोटल गैप कितने बनेंगे? 5. उसमें क्या अरेंज कर दोगे? 5 की 5 गर्ल्स। Girls. अरे हाँ या ना? तो टोटल आंसर कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। समझ में आ गया भाई? यस सर। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। हो गया भाई? लिख लिया? थर्ड वाला कैसे करोगे? ऑल गर्ल्स ऑक्यूपाई लास्ट 5 सीट। हाँ भाई, तो इसका मतलब टोटल आपके पास 9 प्लेस है, उसमें जो लास्ट की 5 सीट है वो गर्ल्स को ही देनी है। अरे हाँ है ना? तो इसका मतलब स्टार्टिंग की 4 सीट किसको देनी है? Boys को. क्या करोगे? 4 सीट पे बॉयज हो गए और आखिरी की 5 सीट पे गर्ल्स हो गई? नहीं, Yes, sir. तो सीधा आंसर क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। कितने लोग ये बात समझे भाई? Yes, sir. अब आओ, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल बॉयज सिट टुगेदर, इसमें क्या करोगे? Into 2 हो जाएगा और इंटू 2। अच्छा, इसी में इंटू 2 हो जाएगा ऐसा? यस सर। yes. सही है। सबसे पहले क्या किया? बॉयज और गर्ल्स टाइड अप करके एक साथ कर लिया, तो 2 बॉक्स बन गए, उनको अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल तरीके हो गए। 4 फैक्टोरियल से बॉयज अरेंज हो गए, 5 फैक्टोरियल से गुड 6। लास्ट
नो टू बॉयज सिट टुगेदर, दो लड़के कभी एक साथ ना बैठे, तो क्या करोगे? सबसे पहले किनको अरेंज करोगे? गर्ल्स को। गर्ल्स को। फिर क्या काउंट करोगे? गैप। उसमें से क्या अरेंज करोगे? बॉयज को। क्या ये आंसर आएगा? देखो, यस सर, ये गुड। फिर कह रहा है एटलीस्ट टू बॉयज सिट टुगेदर, इसमें क्या करोगे? एटलीस्ट टू बॉयज सिट टुगेदर, तो क्या हुआ इसका मतलब टोटल में से क्या माइनस कर दोगे? नो टू बॉयज सिट टुगेदर, तो इसका मतलब कम से कम दो बॉयज तो साथ बैठेंगे ही ना। क्या ये बात अपने को समझ में आई लास्ट वाली? अरे हाँ या ना? यस सर। एटलीस्ट टू बॉयज सिट टुगेदर वाली चीज समझ में आई? अच्छा, टोटल कितने वेज हो गए? 9 फैक्टोरियल। और अभी आपने बताया टू बॉयज सिट टुगेदर वाले वे कितने हो गए? 5 फैक्टोरियल 6c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। नो टू बॉयज सिट टुगेदर, तो इसका मतलब कम से कम दो बॉयज तो साथ बैठेंगे, दो से ज्यादा भी बैठ सकते हैं। अरे हाँ या ना? यस सर। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? हाँ या ना जवाब दो भाई। सर फिफ्थ में ये 6c4 का मल्टीप्लाई क्यों किया है? नहीं, वो तो 6p4 लिखते हैं आप। 6 में से पहले 4 प्लेस आपने सेलेक्ट किए ना? नहीं, यस सर, ठीक है। बोलो भाई, देख लीजिए, कोई डाउट है, कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। सर लास्ट वाला फिर से बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गए थे। कौन सा लास्ट वाला? एटलीस्ट टू बॉयज सिट टुगेदर, मतलब टोटल में से माइनस कर दो नो टू बॉयज सिट टुगेदर, तो कम से कम दो बॉयज तो साथ बैठने वाली चीज आ जाएगी। टोटल 9 है, तो 9 फैक्टोरियल उसमें से माइनस कर दो ये वाला केस। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, किसी भी केस में है कोई डाउट भाई? बोलो जल्दी, आए ना? नो सर। क्या है, सारे केस अपने को समझ में आ गए? बोलो भाई। यस सर। चलिए, अब आते हैं इस पर। इस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर समझते हैं क्या है। चलिए, द लेटर ऑफ वर्ड्स, 7 लेटर वर्ड्स है, ओके डन, मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स बाय दिस वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म। तो पहले इस वर्ड का पूरा एनालिसिस कर लो, इसमें है क्या क्या। एक डी है, एक ई है, एक बी है, सब एक ही एक है क्या इसमें? यस सर। चलो, एक ओ है, एक टी है, एक आर है और एक आई है, सब एक ही है। कह रहा है कंसोनेंट ऑक्यूपाई इन द फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस, तो इसमें कंसोनेंट कितने हैं? डी, बी, फोर। टी, आर। और वॉवेल कितने? ई, ई ओ ओ, आई। आई। ये कंसोनेंट हो गए, वॉवेल हो गए। अब पहला आंसर देना स्टार्ट करो। कह रहा है कंसोनेंट ऑक्यूपाई इन फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस, टोटल 7 प्लेस है, तो कंसोनेंट फिल करने के पहले तरीके हो गए 4 और लास्ट में कितने तरीके हो गए? एक कंसोनेंट यहाँ आ जाएगा, तो एक कंसोनेंट यहाँ आ जाएगा, तो इस प्लेस को फिल करने के 4 वेज, इस प्लेस को फिल करने के 3 वेज, बाकी बचे कितने? 5, तो उनको अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल वेज। तो आंसर पहला क्या हो गया? 12 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? हाँ या ना जवाब देना यस भाई। सर। पहले प्लेस को फिल करने के 4 ऑप्शन, लास्ट वाले प्लेस को फिल करने के 3 ऑप्शन। क्यों 3 ही क्यों बचे? क्योंकि एक यहाँ यूज हो गया ना। अरे हाँ या ना? यस सर। गुड। सेकंड क्वेश्चन देखो, कंसोनेंट ऑक्यूपाई इन ऑड प्लेसेस, टोटल 7 प्लेस हैं, तो नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस कितने हो गए?
1 3 5 7 4 प्लेस। इन चारों प्लेसेस पे कंसोनेंट को ही रखना है, तो कंसोनेंट फिल करने के 4 फैक्टोरियल वेज हो गए। बचे हुए 3 प्लेस वॉवेल को दे देने हैं, तो वॉवेल इज 3 फैक्टोरियल। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना बोलो। Yes. अगले क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है E कम्स आफ्टर D, मतलब E जो है वो D के बाद आए। समझ में आया? मतलब D और E ऐसे आना चाहिए, E कम्स आफ्टर D, मतलब जो E है वो D से पहले ना आए। तो क्या करो, 7 में से कोई भी 2 प्लेस सेलेक्ट कर लो। भाई 7 प्लेस है आपके पास, इसमें से कोई भी 2 प्लेस सेलेक्ट कर लो, और उसमें एक में D और एक में E रख दो। अच्छा, इनको रखने का एक ही तरीका हुआ, आप इसको E और D नहीं रख सकते, क्योंकि E हमेशा D के बाद आना चाहिए। तो इनको अरेंज करने का एक तरीका हो गया, बाकी बचे हुए 5 प्लेस पे पांचों लेटर अरेंज कर दो। क्या ये बात अपने को समझ में आई? हाँ या ना जवाब देना। Yes, sir. बोलो भाई। अच्छा, 4th का आंसर क्या होगा? E कम्स जस्ट आफ्टर D। अब E जो है वो D के जस्ट बाद आएगा। क्या E और D बाइंड अप हो गए? बोलो। अभी तक कहीं भी आ सकता था, अब जस्ट आफ्टर में क्या हुआ? E और D बाइंड अप हो गए। बोलो भाई। Yes, sir. यानी D और E बाइंड करके एक ही जैसा बॉक्स बना देना है। एक बॉक्स ही हो गया जिसमें क्या बाइंड हो गए? D और E। D और E. बाकी बचे हुए 5 लेटर, तो टोटल कितने लेटर हो गए यहाँ पे? 6. इनको अरेंज करने का तरीका कितना हो गया? ये 6 फैक्टोरियल। अच्छा, क्या into हमें 2 factorial. D और E को अरेंज करना है? नहीं ना, No, sir. क्योंकि हम E और D नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि E जो है वो जस्ट आफ्टर आना चाहिए। बोलो भाई। Yes, sir. क्या ये आंसर सही हो गया? बोलो हाँ या ना। सही हो गया? बाकी लेटर तो चेंज होंगे ना? क्या बेटा, फिर से बोलो। बाकी लेटर तो मतलब हो सकते हैं कौन से लेटर? बचे हुए डी के अलावा। D के अलावा ही तो, अरे टोटल 5 ही हो गए और एक ये, टोटल 6 को अरेंज कर दिया 6 फैक्टोरियल। ठीक ठीक। तो D तो कहीं भी आएंगे तो D ही आएंगे ना, ये थोड़ी ना बदल सकता है अपना प्लेस। बोलो। गुड। अगला देखो क्या कह रहा है, R comes after T and I comes after R, ऐसा बोल रहा है। मतलब R comes after T, मतलब T के बाद R आएगा, और I comes after R। समझ गए? नहीं, T comes after, Sir, R comes R after. comes after T, मतलब T के बाद R आएगा, ऐसा ना? और R के बाद I है. और I Yes, comes after R, ऐसा ये कह रहा, देखो यही तो बोल रहा है। Yes, sir. सर इसका मतलब इन तीनों का अरेंजमेंट यही होना चाहिए। तो क्या करोगे, 7 में से सबसे पहले कोई भी 3 प्लेस सेलेक्ट करो और उसको अरेंज कर दो, TRI को, बाकी बचे हुए 4 लेटर को फिर से अरेंज कर दो। कितने लोग समझ पाए कहानी? yes, sir. ये जो है वो किसको अरेंज कर रहा है? TRI को। देखो, R comes after T and I comes after R। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। हो गया? Yes, sir. अगला देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन, द वर्ड TRI डज नॉट कम, मतलब ऐसे लेटर बनाने जिसमें TRI वर्ड ना आए, तो क्या करोगे? ऊपर वाले टोटल में से सर माइनस कर दें. नहीं, ये वाला माइनस नहीं होगा, इसमें नहीं सर, ये TRI कहीं भी आ सकता है। अब TRI बाइंड अप करना पड़ेगा ना, yes, यानी sir. कि टोटल में से क्या माइनस करना पड़ेगा? TRI 5 वर्ड factorial.
फैक्टोरियल। कम, समझ गए? तो 7 फैक्टोरियल में से क्या माइनस करोगे? TRI वर्ड, यानी 3 फैक्टोरियल TRI, तो यही वर्ड हो गए, बचे कितने? 3 और 4, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कितने लोग ये कहानी समझे? यस सर। बोलो, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्या है सही है? बोलो भाई। सर 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल नहीं में होगा, हाँ, क्योंकि TRI वर्ड बनना है ना। TRI Yes, वर्ड लिखने का एक ही तरीका होगा ना, तो इनको आपस में अरेंज नहीं करना। नहीं करना है। तो आंसर हो गया 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। कितने लोग पूरी कहानी समझे भाई? यस सर। बोलो, किसी क्वेश्चन में कोई आंसर हो तो बताओ। हो गया? अरे हाँ या ना? यस सर। अच्छा, द वर्ड in which consonant occupy in first place and vowel occupy in last place, क्या होगा आंसर? पहले प्लेस पे कंसोनेंट हो और लास्ट प्लेस पे वॉवेल हो, तो आंसर क्या होगा? 4 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इस प्लेस ना, इस प्लेस को फिल करने के 4 ऑप्शन, इस प्लेस को फिल करने के 3 ऑप्शन, यही तो होगा। बाकी बचे हुए को 5 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे। नहीं समझे मैं क्या बोल गया? आगे पहले प्लेस पे कंसोनेंट 4 में से कोई एक कंसोनेंट आएगा ना, 4 वेज। लास्ट प्लेस पे वॉवेल, मतलब 3 वेज। फिर बीच के बचे हुए 5 लेटर आपस में अरेंज हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई, हाँ या ना? यस सर। आप देख लो, किसी भी पार्ट में कोई डाउट आ रहा हो तो पूछो या बोलो। क्या इस तरह का क्वेश्चन करने की हालत में पहुंचे? अरे हाँ या ना बताओ भाई। यस सर। गुड। अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, इन दोनों का आंसर एकदम वन गो में बताना। वन गो में सीधा आंसर। नंबर ऑफ वेज 5 डिफरेंट बॉल इन अ 3 डिफरेंट बॉक्सेस, कितना आंसर होगा? नंबर ऑफ वेज यू कैन, 5 और 3। हर बॉल के पास नहीं, जैसे आपने 3 डिफरेंट बॉक्स हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। पहले बॉक्स को फिल करने के लिए कितनी बॉल्स हैं? 5। दूसरे बॉक्स को फिल करने के लिए 4। 5, तीसरे को फिल करने के लिए 5, तो आंसर कितना होगा? बोलो भाई। 5 और 3। 5 की पावर 3। देखो भाई, इन्होंने बताया 5 की पावर 3, सही है? गलत। आंसर इज पहले में 3 टू दी पावर 5। अब गलती मिली? बोलो भाई। नहीं समझे? अरे बोलो भाई। नहीं आपने समझे। पहली बॉल ली B1, उसको अरेंज करने के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास? 3। दूसरी बॉल ली B2, उसको अरेंज करने के लिए कितने ऑप्शन है? 3। तीसरी बॉल ली B3, उसको अरेंज करने के लिए कितने ऑप्शन है? अरे हाँ या ना? B4 को अरेंज करने के लिए, B5 को अरेंज करने के लिए भी 3, तो टोटल आंसर 3 की पावर 5 हुआ, ना कि 5 की पावर 3। कितने लोगों को डिफरेंट समझ में आया भाई? यस सर। गुड। ला, अगले वाले का आंसर सोच के बताना। 10 लेटर पोस्टेड इनटू 5 पोस्ट बॉक्सेस। पहले लेटर के पास कितने पोस्ट बॉक्स हैं? बोलो। 5। 5 दूसरे लेटर के पास 5, तीसरे 5। लेटर के पास 5। 5 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी टाइम्स? 10 टाइम। 10 टाइम्स। क्या है डिफरेंस समझ में आया क्वेश्चन का? बोलो भाई। यस यस। यस सर। आपको बॉल को बॉक्स में रखना है, तो बॉल उठाएंगे फिर बॉक्स में रखेंगे ना। तो जैसे आपने एक बॉल उठाई, तो उसको रखने के लिए कितने बॉक्स मिलेंगे? 3। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हाँ या ना जवाब देना भाई। गुड। इसके बाद आइए, एक ये क्वेश्चन और करते हैं। देखें इसमें क्या आंसर देते हो। इसके सारे आंसर आपको देने, देखते हैं क्या करते हो लोग। एक इसमें क्वेश्चन और बढ़ा लो लास्ट में, F।
टोटल वर्ड्स, टोटल अरेंजमेंट। हाँ वैसे ये तो काउंट हो ही जाएगा। टोटल वर्ड्स लिख लो, वैसे बीच में तो एक बार आ ही जाएगा। पहला स्टार्ट विद वॉवेल, दूसरा एंड विद कंसोनेंट। कंसोनेंट कम्स टुगेदर, नो वॉवेल कम्स टुगेदर, एटलीस्ट 2 वॉवेल कम्स टुगेदर, एंड टोटल वर्ड्स कितने होंगे? सारे आंसर सही होने चाहिए। सबसे पहले वर्ड में क्या क्या है वो लिख लो, इसके बाद उनको अरेंज कर दो। टोटल वर्ड्स का आंसर सबसे पहले देना। हाँ भाई, पहला एफ आंसर आ गया। Yes, sir. 12 upon Factorial 3, 12 upon 3 factorial 2 factorial. factorial 4 factorial 3. आई कितने? 4 नहीं, ई 4 होंगे। आई कितना? एक ही है क्या? ठीक है, अच्छा, एन कितने? 3, एन 3 है। डी कितने? 2, 2। फिर ई कितने? 4, 4। सर, और पी कितने? 1, बस, और कुछ? सी भी है? ये 1 है। 12 है टोटल ना? सही है। तो पहला आंसर एफ का आंसर क्या है? 12 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देखो पहला एफ का आंसर यही था क्या? गुड। ए का आंसर क्या है? स्टार्ट विद वॉवेल। वॉवेल टोटल कितने हैं आपके पास? कितने हैं भाई? अब क्या है, 2 केस बनेंगे। पहला होगा स्टार्ट विद आई, और दूसरा क्या होगा? स्टार्ट विद ई। जब आई से स्टार्ट होगा तो टोटल आंसर होगा 11 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और जब ई से स्टार्ट होगा तो आंसर होगा 11 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्या है दोनों केस अपने को समझ में आए? ये बताओ। यस सर। अरे हाँ या ना? क्योंकि जब एक ई पहले पे रख दोगे तो 3 ई बचेंगे ना बाद में अरेंज करने के लिए। नहीं, चलो बी का आंसर बोलो। एंड विद कंसोनेंट, तो इसमें क्या क्या केस बनेंगे? पहला केस बनेगा एंड विद एन, दूसरा केस बनेगा एंड विद डी, और तीसरा केस बनेगा एंड विद पी और सी। तो अगर n से एंड हुआ तो टोटल आंसर होगा 11 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अच्छा, अगर d से एंड हुआ तो आंसर होगा 11 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 3 फैक्टोरियल। और अगर p और c में किसी से एंड हुआ तो p और c में एंड होने के 2 तरीके हो गए।
2 into 11 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कितने लोगों को पूरा केस समझ में आया बताओ भाई। सर यस चलो इसके बाद सी का आंसर क्या होगा? ऑल कंसोनेंट कम्स टुगेदर, तो सारे कंसोनेंट टाइड अप करके एक बॉक्स में बंद कर दोगे। अरे हाँ या ना? तो अब ये हो गया एक, टोटल कितने हो गए? 4, एक 5, एक 6, तो 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गए। फिर सारे कंसोनेंट भी तो आपस में अरेंज होंगे, 7 फैक्टोरियल। अरे हाँ या ना? और उसमें 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कितने लोगों को ये लॉजिक समझ में आया? अरे हाँ या ना जवाब दो भाई। चलो फिर आ रहा है विल नो टू वॉवेल कम्स टुगेदर, मतलब कोई भी दो वॉवेल साथ ना आए। सबसे पहले कॉन्सोनेंट अरेंज करो, तो कॉन्सोनेंट अरेंज करने के तरीके तो ये रहे। इसके बाद टोटल गैप काउंट करो 8, उसमें से कोई भी 5 वॉवेल अरेंज कर दो। अरे हाँ या ना? नहीं समझ में आया भाई? गैप में वॉवेल रखेंगे तो कोई भी दो वॉवेल साथ नहीं आएंगे ना। लास्ट वाला ई आंसर क्या होगा? एटलीस्ट 2 वॉवेल कम्स टुगेदर, तो टोटल में से क्या माइनस कर दो? वाला टोटल में से क्या माइनस कर दो? नो टू वॉवेल कम टुगेदर। कितने लोगों को कहानी समझ में आई भाई? टोटल आपके पास था ही कितना? 12 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से क्या माइनस हो रहा है? 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 8C5 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। अरे हाँ या ना? देख लो भाई, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अरे बोलो भाई, समझ Yes, गए sir. कि नहीं? यस अच्छा एक कर लेंगे ना आप सारे क्वेश्चन, बोलो भाई। अरे हाँ या ना? अच्छा एक इसमें क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूं, स्टार्ट विद वॉवेल एंड एंड विद वॉवेल, क्या करोगे? बोलो, मतलब वॉवेल से ही शुरू हो और वॉवेल पे ही खत्म हो, तो क्या होगा? पहला केस, आई से शुरू हो और ई से खत्म हो, हाँ या ना? या ई से शुरू हो और आई से खत्म हो, दोनों बातें सेम हो गई कि नहीं बोलो? या फिर ई से ही शुरू हो और ई से ही खत्म हो। कितने लोग पूरी कहानी समझे? अरे हाँ या ना? यस सर अच्छा अगर आई से शुरू हो और ई से खत्म हो, तो टोटल 10 फैक्टोरियल बाई कितना बचेगा? 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ई से शुरू हो या आई से खत्म हो, सेम हो गया कि नहीं? अरे हाँ या ना? अच्छा ई से शुरू हो ई से खत्म हो, तो 2 ई यूज हो जाएंगे, तीनों को आपस में ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। या फिर आप ये वाला केस एक ही बार लिखते हो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते? 2 से। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना जवाब देना। यस सर सर देख लीजिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। तो अब इस तरह के जितने भी केसेस आएंगे, क्या हम बना के सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे? हाँ या ना जवाब दो, बोलो भाई। सही है। कल की क्लास में नंबर्स अरेंज करना सीखेंगे, इवन ऑड मल्टीपल ऑफ 3 डिविजिबल बाई 4 ये सब, ठीक है। सम उनका निकालना सीखेंगे और एक्सपोनेंट की बात करेंगे, ठीक है ना? यस सर चलिए थैंक यू। थैंक यू सर थैंक यू आज सर की क्लास में वैसे जितना पढ़ाया होगा समझ में आया होगा सारे केस।